हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए आज सीखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता है कि राउल्ट का नियम क्या है, लिखिए। तो राउल्ट का नियम आज बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो राउल्ट का जो नियम है, दो केस में हम लोग पढ़ेंगे। कितने केस में पढ़ेंगे? जी हाँ, दो केस में पढ़ेंगे। मैं पेन ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस किस केस में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो ये है आपका फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। और दूसरा ये है फॉर सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में ठोस विलयन के लिए राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? जी हाँ, पहला केस ये है अपना। पहला केस कि जब द्रव में द्रव विलयन घुला होगा, यानी हमारा विलेय और विलायक दोनों द्रव होंगे, तब राउल्ट का नियम। और यहाँ पर जब द्रव में विलेय ठोस हो, तब राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए राउल्ट का नियम हम नंबर 1 पढ़ते हैं। किस केस में? द्रव में द्रव विलयन के लिए। द्रव में द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ा इस चीज को हम लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। क्या मैं बताया कि आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब ये सीधे अनुक्रमानुपाती होता है किसके? उस घटक के मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज, जितना मोल प्रभाज ज्यादा होगा उस घटक का वाष्पशील द्रव है। जैसे वाष्पशील विलयन है तो उसमें मान लीजिए दो घटक है, ए है और बी है। तो ए का आंशिक वाष्प दाब, हाँ, ए के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। बी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो बी के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही नियम दिया है राउल्ट ने। चलिए इसी उदाहरण को हम ले लेते हैं कि एक घटक ए है और दूसरा घटक क्या है? बी। और इन दोनों घटकों से मिलकर बना है हमारा सॉल्यूशन। ए ये भी द्रव अवस्था में है, बी भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। देखो भाई, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा? जो ए का वाष्प दाब होगा, अगर हम इसको लिखें पी ए, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये हो जाएगा। ओके, अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लिखेंगे पी नॉट ए। ये शुद्ध घटक का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा इनटू एक्स ए, ये हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार अगर हम दूसरे घटक की बात करें तो पीवी वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के। तो जब हम पीवी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा? इसी प्रकार आएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब अगर हमको पूरे द्रव विलयन का वाष्प दाब निकालना हो तो डाल्टन ने जो नियम दिया था कि टोटल वेपर प्रेशर अलग अलग घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है पीटी, टोटल वेपर प्रेशर वो क्या होगा? पीए प्लस पीवी के योग के बराबर होगा। क्लियर है?
ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन आई जॉन डाल्टन के नियम के अनुसार। जॉन डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, आंशिक दाब के नियमानुसार। तो टोटल वेपर प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये आ जाएगा। वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीए। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आओ, देखो पीए की जगह पर हम रख सकते हैं क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस इसी प्रकार पीबी की जगह पर रख सकते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी। वी नो दैट व्हाट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। हम ये चीज जानते हैं कि अगर दो घटक हैं उनके मोल प्रभाजों को जोड़ दें तो कितना योगफल आएगा? एक आएगा। तो अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहें बेटा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो एक्स ए की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देखिए आगे क्या होगा? पी टी इज इक्वल टू, पी टी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एनी प्रॉब्लम इन दिस लाइन? आइए आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पर अगर हम एक्स बी को कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें एक्स बी को, तो पी नॉट ए ज्यों का त्यों है, पी नॉट ए कैसा ज्यों का त्यों, और यहाँ प्लस हमने कॉमन ले लिया एक्स बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ब्रैकेट बंद। ओके, यही आपका, यही क्या है? राउल्ट का इक्वेशन। क्या है? राउल्ट का इक्वेशन। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहनी चाहिए। पी टी इज इक्वल टू, दूसरा पेन ले लेता हूँ आपको ताकि चीजें स्पष्ट दिखें। पी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? पी टी इज इक्वल टू आया पी नॉट ए प्लस एक्स बी और ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ओके, ये क्या है आपका? टोटल वेपर प्रेशर। यही इक्वेशन अपने को प्राप्त होता किसके लिए भाई? द्रव में द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम ये होता है। कैसे आया? किस तथ्य पर आया? वही कि प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, आइए आगे एक ही ग्राफ में लेता हूं, इस चीज को आप समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। ग्राफ लेता हूं, ये आपका देखिए भाई, ये वाई एक्सिस हो गया। इस वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं मोल प्रभाज। क्या ले लिया? मोल प्रभाज दिख रहा है ना? ये मोल प्रभाज। अब देखिए अगर इस मूल बिंदु पर, ओके, इस मूल बिंदु पर हम घटक ए लेते हैं, इसका मोल प्रभाज अगर हम मानते हैं एक, क्या मानते हैं? एक मानते हैं, यानी कि विलयन में कुल मिला के केवल घटक ए ही है, मतलब अकेले घटक ए है। क्योंकि
जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर दो चीज है तो उनके टोटल जो है वो एक आता है। अब यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू अगर एक हो गया भाई, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो घटक ए है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा। ओके, यहाँ पर आइए, एक्स बी बराबर हम मान लेते हैं 1, तो यहाँ जो पी नॉट बी होगा यानी शुद्ध घटक बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना, अगर ये मान लेते हैं। ओके, तो अगर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है भाई, ओके, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि देखिए, ये एक्स ए से अगर हम एक्स इधर चलते हैं यानी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। तो भाई राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो आंशिक दाब होगा है, आंशिक दाब जो होता है वो मोल प्रभाज पर डिपेंड करता है। तो मोल प्रभाज जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा। ये देखिए घटते घटते यहाँ क्या हो जाता है, 0। इसी प्रकार अगर हम एक्स बी बराबर 0 से एक्स बी बराबर 1 तक आते हैं यानी लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू अगर 0 है, ये एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ ये क्या है, 0 है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। मूल बिंदु पर मान 0 ही तो होता है, तो ये 0 होगा। और जैसे जैसे इसका मान माने एक्स बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, लेकिन जब एक्स ए और एक्स बी यानी कि ए और बी जब दोनों ये विलेन के रूप में होंगे, तो जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो इस लाइन पर चलेगा। ये लाइन सरल रेखा जो प्राप्त हो रही है इस पर चलेगा, यानी ये किस लाइन को दर्शाएगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, इस लाइन को दर्शाएगा। ओके, ठीक है। तो ये रहा ग्राफीय नोटेशन। अब होता क्या है, जो द्रव विलयन होते हैं, कौन से विलयन, द्रव विलयन, ये राउल्ट के नियम के आधार पर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। द्रव विलयन राउल्ट के नियम के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है इसका अपोजिट जिसका नाम हो जाएगा अनादर्श विलयन। क्या नाम हो जाएगा, जी हाँ, अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होगा, जैसे आपसे कोई पूछता है कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो भैया आइडियल सॉल्यूशन वही है जो क्या करे, राउल्ट के नियम का 100% अनुपालन करे, अनुसरण करे। अंडरस्टैंड? तो वह विलयन, दो सॉल्यूशन which follow to Raoult's law called as ideal solution। जो विलयन राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं, वे आदर्श विलयन है, और जो अनुपालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन है। तो अनुपालन नहीं करेंगे अगर, जानते हो, अनुपालन अगर नहीं करेंगे तो दो कंडीशन होगी, या तो धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे, कैसा विचलन, धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे, और या तो फिर ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है अगर, ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होगा, धनात्मक विचलन प्रस्तुत करने वाला और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करने वाला। ठीक है ना। अब पॉजिटिव डेविएशन
निगेटिव डेविएशन, अनादर्श विलयन। और आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन तो वही है जो 100% राउल्ट के नियम का पालन करे। तो आगे आते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि आदर्श विलयन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे। ओके, आदर्श विलयन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, तो जगह है इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, के लिए शर्तें, शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या होगी इसमें भैया, कि जो दोनों घटक हो उनके अणुओं का आकार क्या हो, बराबर। अगर दोनों घटक के अणुओं का आकार लगभग बराबर होगा तो क्या होगा, आदर्श विलयन बनेगा। ये अणुओं का आकार क्या हो, लगभग प्रत्येक घटक का, प्रत्येक घटक का, प्रत्येक घटक के अणुओं का आकार क्या हो, लगभग बराबर। ओके, दूसरी जो शर्त है आदर्श विलयन के लिए, ओके, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग ये क्या होना चाहिए, 0। थोड़ा इस चीज को और समझा जाए तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ा पेन दूसरा ले लेता हूं। जैसे ये है एक घटक A और ये है दूसरा घटक B। ये भी द्रव है बेटा और ये भी क्या है, द्रव। अब अगर हम इन दोनों विलयनों को मिला देते हैं, ओके, दोनों विलयनों को मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद कितना आयतन है और मिलाने के पहले, तो मिलाने के पहले सपोज माना ये A 1 लीटर है और B भी क्या है, 1 लीटर, तो मिलाने के पहले कुल आयतन कितना हुआ, 2 लीटर। और जब इन दोनों को हम मिलाएं तो मिलाने के उपरांत जो द्रव विलयन बने उसका आयतन भी क्या हो, 2 लीटर हो। 2 लीटर पहले था तो 2 लीटर बाद में भी। तो डेल्टा वी यानी 2 लीटर जो बाद में है उससे अगर हम पहले वाला 2 लीटर घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये 0। तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक गिलास आप पानी लिए और उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दिए तो आपका जो शरबत बनता है वो एक गिलास 2 चम्मच शरबत नहीं बनता, बल्कि एक गिलास से शरबत बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो H2O के अणु हैं उनके भी जो रिक्त स्थान है उसमें वो चीनी समाहित हो जाती है और आयतन बदलता नहीं है। तो इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब अणुओं का आकार बराबर हो, यानी जितना शुरू में आयतन हो मिलाने के पहले उतना ही मिलाने के बाद अगर आयतन निकल आता है तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या आना चाहिए, 0। तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है भैया, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इसको भी आप समझ लीजिए एंथैल्पी परिवर्तन है ये, यानी कि मिलाने के पहले जितना टेम्परेचर हो दोनों घटकों का मिलाने के बाद भी उतना हो, यानी कि उसमें कोई भी एंथैल्पी चेंज ना हो। तो ये क्या होगी, तीसरी शर्त तो बनेगा क्या, आदर्श विलयन। अब अगर हम चौथे शर्त की ओर आगे आए भाई, तो इसमें देखिए एक शर्त ये है कि F1 बराबर F2 बराबर F3 ये होना चाहिए। बात समझो, F1 क्या है यार, ये पहले घटक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। F2 क्या है यार, F2 जो है दूसरे घटक के अणुओं के बीच का अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स है। और F3 क्या है, जब मिला दिया आपने तो उसके बाद जो मिक्सचर बन गया होमोजीनियस मिक्सचर, उस होमोजीनियस मिक्सचर में अणुओं के बीच का आकर्षण बल, अगर ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसी दशा में
साथियों आपका ये आदर्श विलयन बनेगा। समझा रही बात। और अगर हम एक शर्त और रख दें जो कि नियम ही है कि पीटी टोटल वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये होना चाहिए। अगर इतने कंडीशंस यानी इतने कंडीशंस में कोई एक कोई दो हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो आदर्श विलयन बनेगा। अनादर्श विलयन उसमें आपको कोई गुणगणित नहीं करना है, बस इसी का अपोजिट बोल देना है। अब ये जैसे पहला नंबर जो लिखा प्रत्येक घटक के अणुओं का आकार लगभग बराबर, तो लगभग बराबर न हो, मतलब कहने का कि उनके अणुओं के आकार में भिन्नता हो, तो पहली शर्त हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या हो जाएगी भैया, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 है, तो वहां इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं हो जाएगा। फिर ये इसी प्रकार ये जहां बराबर लगा बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ बराबर नहीं हो जाएगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये समझ में आई बात। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसा कि आपने देखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का है, एक ये है धनात्मक विचलन प्रस्तुत करने वाला और दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करने वाला। अब देखिए, अगर ये ग्राफ में ये जो लाइन है ये वाली, अगर ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो चल रहा है, मिल रहा है, तो आपका वो क्या है, आदर्श विलयन है। तो था ना, वो आदर्श विलयन था। लेकिन अगर जो टोटल वेपर प्रेशर है कुछ ऐसे चले, थोड़ा सा धनात्मक यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाए, यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर, यानी धन इधर चलेंगे ऊपर की ओर तो वृद्धि होगी ना, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है जो होना चाहिए उससे कुछ अधिक हो जाता है, तो ऐसे जो है विचलन प्रस्तुत करने वाले वो धनात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार ये ऐसे ये धनात्मक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है उसके लिए क्या होगा, पीटी इज ग्रेटर देन, ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है किससे, पीए प्लस पीबी के आंशिक वास्तवों के योग से ज्यादा होता है। अब अगर आप पीए की बात करें तो पीए क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स, ए से ज्यादा होगा। इसी प्रकार अगर पीबी की आप बात करें तो ये ज्यादा होगा किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। अंडरस्टैंड। तो ये हुआ आपका क्या, ये हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन वाली बात करेंगे तो उसका जो विचलन होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक सीधी लाइन ना चल करके ये नीचे हो जाएगा। देखिए ये यहाँ होना चाहिए लेकिन इससे क्या हो गया, ये नीचे नीचे अगर प्रस्तुत करता है, मतलब कि जितना उसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, उसका जो विचलन है अगर जितना होना चाहिए उससे कम होता है, विचलन कम की ओर हो जाता है, घट जाता है, तो ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। यानी इसके लिए जो पीटी होगा वो लेस देन होगा, पीटी क्या होगा, लेस देन होगा, ओके, किससे, पीए प्लस पीबी से। अगर पीए की बात करें तो वो लेस देन होगा किससे, पी नॉट ए इंटू ए। इसी प्रकार पीबी ये लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू, ओके, ये तो ठीक है, बट हमको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। अगर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, आइडियल सॉल्यूशन,
एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन का लगभग अणुओं का आकार क्या होने के बराबर, जैसे n हेक्सेन व n हेप्टेन का मिश्रण, n का मतलब नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण, लगभग अणु का आकार क्या है बराबर। दूसरा एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया अपने पास और टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे ये हम ले लिया क्लोरोबेंजीन और ले लिया क्या ब्रोमोबेंजीन, तो ये क्या होगा यार, ये दोनों का मिश्रण भी लगभग अणुओं का आकार समान है, तो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल दिया और ये। अब अगर नॉन आइडियल की बात होती है तो नॉन आइडियल में आप क्या एग्जांपल देंगे, नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल जैसे मान लीजिए H2O और C2H5OH इसका मिश्रण है। अब इसका आकार इतना बड़ा है, इसका आकार जैसे क्लोरोफॉर्म ले लिया और हम एसीटोन ले लें, इसका मिश्रण, तो इस तरह के जो मिश्रण है यदि अणुओं के आकार में काफी डिफरेंस हो तो ये होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका द्रव में द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आगे आते हैं, द्रव में ठोस विलयन के लिए राउल्ट का क्या नियम है। तो इसमें राउल्ट ने ये कहा कि जब किसी विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें घोले गए विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। दो चीज है भाई, इसमें बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं कि अरे बहुत बड़ी डिफिनीशन है। तो अगर हम ये कहें कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो P0 माइनस P अपान P0 ये क्या होता है, इक्वल होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है, ये आपका है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ओके, तो विलेय का मोल प्रभाज है ये, और ये क्या है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो ऐसा होता है जैसे कोई विलायक है, उसमें आप विलेय को घोलते हो तो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है, कमी हो जाती है, तो जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपका। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या जिसे कहते हैं अणुसंख्य गुण। कौन से गुण, अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुण। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विलयनों के वे गुण, विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले। ठीक है, तो विलयनों के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये इंटरमीडिएट लेवल पर 4 हैं। कितने हैं,
4, 1, 2, 3 और 4। पहला जो है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या है? दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन। इसको याद भी करना, हिमांक अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो ये चार जो है अनुषंग गुण है, इनको हमें पढ़ना है कि ये है क्या, इनके लिए क्या फार्मूला है। ओके, आइए तो हम शुरू करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहले हम वाष्प दाब का अवनमन समझ लें। वाष्प दाब का अवनमन ये होता है डेल्टा P। ठीक है, तो जब कोई शुद्ध विलायक में कोई विलेय जो ठोस हो और अवाष्पशील उसको घोलते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अवनमन, अवनमन माने कम हो जाता है, तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। तो वो जो कमी होती है, जो घटी होती है, वही क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। मानो कि अगर जब शुद्ध विलायक था तो उस समय जो है इसका जो वाष्प दाब था P0 था, और जब उसमें आपने विलेय को घोल दिया तो वाष्प दाब P हो गया। तो अगर हम विलायक के वाष्प दाब से विलेयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो यही क्या आ जाएगा? डेल्टा P। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का अनुपात जो आए, क्या क्या देखिए, यानी कि P0 माइनस P अपान P0, ये जो अनुपात है, किसका अनुपात है? ये वाष्प दाब का अवनमन और ये है विलायक का वाष्प दाब। इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अवनमन। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, जब किसी विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जो वृद्धि होती है वही क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उन्नयन। एक ये ग्राफ है, ग्राफ में हमने y एक्सिस पर ले लिया वेपर प्रेशर। क्या ले लिया? हाँ, वेपर प्रेशर ले लिया, वाष्प दाब ले लिया, और x एक्सिस पर ताप ले लिया या टेम्परेचर। अच्छा बताओ, तुम लोग जानते होगे कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कोई विलायक, और उस विलायक की पोजीशन ग्राफ में ये आती है, यानी कि मूल बिंदु से यहाँ तक उसका वेपर प्रेशर है, और मूल बिंदु से यहाँ तक लगभग, भाई इस बिंदु से जो लंब खींचेंगे यहाँ तक, ये क्या है? उसका टेम्परेचर, उसकी पोजीशन ये। अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा है। ओके, कोई भी विलयन या विलायक, कोई भी द्रव जिस समय उबलता है,
कंडीशन होती है बेटा, वो तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जाता है। मान लेते हैं ये 760 mm, ठीक है, 760 mm मतलब एक वायुमंडल दाब। तो हमने क्या किया, इस विलायक के, ये क्या है भैया, विलायक के टेम्परेचर को बढ़ाया, और बढ़ाएं तो इसका जो वाष्प दाब था वो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब वायुमंडलीय दाब के अगर बराबर हो गया तो ये जिस ताप पर ऐसा हुआ वही ताप जो है क्या होगा भाई, ये वाला लंब डाल दिया, तो ये ताप क्या होगा, विलायक का बॉइलिंग T0 भी हो जाएगा। ओके, अब अगर कंडीशन नंबर 2, हमने कोई जो है ये लिया, माने विलायक है, और विलायक में हमने क्या किया, विलेय को मिला दिया, विलेय को मिला तो उसका वाष्प दाब क्या हो, घट जाएगा, यानी वाष्प दाब क्या हो, घट जाएगा। जब घट जाएगा और उसको हम गर्म करेंगे, इस प्रकार से ये लाइन मेरी तिरछा हो रही है, ये एकदम सीधी लाइन इस तरह से बनाना है आपको। अब यहाँ पर अगर हम लंब डालें, तो लंब डालें तो ये क्या आएगा, टीबी, विलयन का वास्ता, विलयन, विलयन। अब ये जो अंतर आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का, यही कहलाता है T0, सॉरी डेल्टा टी बी, यह क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टी बी ये बराबर होता है क्या, टीबी माइनस T0 बी, ये होता है। जितना ये अंतर ज्यादा होगा उतना ये डिफरेंस भी ज्यादा होगा, ये वाला डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी है क्या, डेल्टा पी है डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल, हम लिख सकते हैं P0 माइनस पी अपान P0, ये। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि डेल्टा टी बी, राउल्ट का नियम ये कहता है कि ये चीज बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के, ये विलेय के मोल प्रभाज के। ओके, अब अगर हम नीचे इस चीज को हम क्या करें, नेगलेक्ट कर दें, तो ये ऐसे हो सकता है डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बाई कैपिटल एन। ओके, ये हो जाएगा। अब चूंकि कैपिटल एन बराबर क्या होता है, W बाई एम, तो क्या हो सकता है, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बाई कैपिटल W इंटू एम। अंडरस्टैंड, आइए आगे, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल एन बाई W इन केजी हो जाए, किलोग्राम। ओके, और अगर ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, नीचे W केजी किलोग्राम, तो ये क्या होता है, मोललता, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोललता, ये हो जाए। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता जितने ज्यादा होगा उतने क्वथनांक उन्नयन होगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा के बी और इनटू मोलालिटी, मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मोलालिटी यानी कि डेल्टा टी बी के बी इंटू एन बटा कैपिटल W है, तो एन की वैल्यू हम रखते हैं, एन बराबर था W बाई एम, क्या हो जाएगा,
हो जाएगा kb इंटू डब्लू, एन की वैल्यू रख रहे हैं, और किलोग्राम में है तो 100 ग्राम बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दें और क्या करें, यहाँ पर m इंटू कैपिटल। तो ये होता है डेल्टा। इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं विलियन का अणुभार। जैसे इतनी चीजें सारी पता है, डेल्टा टी भी पता है, के भी पता है, 5 चीजें हैं, यहाँ 4 चीजें पता होगी, तो 5वीं चीजें की गणना कर लेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, अगर कोई विलायक की पोजीशन यहाँ पर है, ये आपका वेपर प्रेशर है और ये क्या है, टेम्परेचर। अब इसको अगर हम ठंडा करेंगे यानी टेम्परेचर कम करेंगे, जब टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या करेंगे, कम, तो टेम्परेचर देखिए हम कम कर रहे हैं, इसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा ये। अब अगर हमारा जो विलेय हो तो आपका विलायक हो गया, अगर इसमें डिजॉल्व हो जाए तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर मान लेते हैं इतना कम हो गया, अब यहाँ से इसको हम ठंडा करेंगे तो ऐसे, जिस ताप पर ये जम रहा है ये सॉल्वेंट का है, तो इसको हम बोलेंगे T0F, और ये सॉल्यूशन का है, इसको बोलेंगे TF। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस बन रहा है ये वाला, इस डिफरेंस को डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वल होगा किसके, T0F से घटाएंगे TF, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ भी देखिए वेपर प्रेशर ये वाला, ये जितने ज्यादा अंतर होगा वेपर प्रेशर में, जितने अपेक्षिक अवनमन होगा, समझ लीजिए ये हिमांक अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा TF वो प्रोपोर्शनल है इसके डेल्टा P की। ओके, तो ये लिख सकते हैं भाई कि डेल्टा TF जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ N बाई कैपिटल N। जो विलेय का मोल है हमने उसको नेग्लेक्ट किया, ओके, और चूंकि जो कैपिटल N होता है वो कैपिटल W बाई कैपिटल N होता है ना, यानी विलेय का जो मोल की संख्या है, ये विलायक की जो मोल की संख्या है वो विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया ये डेल्टा TF प्रोपोर्शनल, हम लिख सकते हैं क्या, N, इस N की वैल्यू यहाँ W बाई M, तो W इंटू M कर सकते हैं, M को हमने कांस्टेंट कर दिया, ओके, तो M को अगर कांस्टेंट कर दिया तो ये जो है N बाई W, ये क्या है, मोललता होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलल। यहाँ भी वही चीज आया कि मोललता के अनुपाती है। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू अगर निकालें तो एक कांस्टेंट आएगा KF, और मोललता यानी N बाई कैपिटल W ये आएगा, और ये क्या है, मैं kg में है, ओके। तो अब आगे जो है डेल्टा TF बराबर हम इस N की वैल्यू रख सकते हैं W बाई M, ओके, तो KF इंटू W और बटा क्या हो जाएगा, कैपिटल W इंटू, अब ये चीज किलोग्राम में है तो ग्राम में बनाने के लिए इंटू क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला निकल करके आता है। इसमें भी अगर 4 चीजें पता है आपको तो 5वीं चीज आप कैलकुलेट
ओके, इस प्रकार से ये होगा आपका हिमांक अवनमन। इसमें कौन क्या है ये आप जानते रहे, जैसे KF है आपका क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या इसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, और KB क्या था, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक था, जो पहले वाले। ओके, ये स्मॉल W क्या है, ये वाला, ये है विलेय का द्रव्यमान। कैपिटल W क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, और यम विलेय का अणुभार है। क्या है, विलेय का अणुभार। KF जाने क्या, ये क्या आपका हिमांक। अगली चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब। परासरण दाब, तो परासरण दाब को समझने से पहले हमें समझना है परासरण क्या होता है या ऑस्मोसिस क्या होता है। तो परासरण समझिए, परासरण क्या है, तनु विलयन से विलायक के कणों का, विलायक के अणुओं का, तनु विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को, कैसे प्रवाह को, जी हाँ, स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। फिर सुनिए, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों के, विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह को परासरण दाब कहते हैं। अब देखिए, अगर परासरण स्टार्ट हो गया तो विलायक के कण इधर जाने लगेंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो तल ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। तल अभी ये है, लेकिन जैसे ही परासरण स्टार्ट हुआ नहीं कि माने तल इसका चढ़ना चालू हो जाएगा। अब आवश्यक वह दाब जिससे कि परासरण क्रिया रुक जाए, यानी कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः होने वाले प्रवाह को जिस दबाव से रोका जा सके या रोकने के लिए आवश्यक जो दाब हो, उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब के लिए एक फार्मूला है, PV बराबर NST, जहां यस क्या है, विलयन स्थिरांक है। अगर हम यहाँ P निकालना चाहें, परासरण दाब निकालना चाहें, तो क्या होगा, NST बाई V हो जाएगा। N क्या होता है, W बाई M होता है, तो उस हिसाब से P बराबर हो जाएगा WST बाई M इंटू P। W क्या है भैया, सुन लीजिए ध्यान से, W है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है, यस है विलयन स्थिरांक, T है ताप, M है विलेय का अणुभार, V है विलयन का आयतन। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो हम निकाल लेंगे परासरण। ओके, तो आज बस यही था।